जुबीन गर्ग का, जिन्होंने अपने गांव से, अपनी बातों से असम जैसे डाइवर्स स्टेट को एक करके दिखाया था। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि वो एक मूवमेंट थे, लोगों के दिल की आवाज़ थे। उन्होंने सिर्फ या अली और दिल तू ही बता जैसे लेजेंडरी गाने ही नहीं बनाए, बल्कि कोविड और आसाम फ्लड जैसे बुरे समय में अपने लोगों की मदद भी की थी। इसलिए जब अचानक 19 सितंबर को सिंगापुर से उनकी डेथ की न्यूज़ आई, तब लोगों के लिए इस बात पर भरोसा करना इम्पॉसिबल हो गया था। Zubinda, for the past 3 days, the internet has been wondering, why is Assam mourning a singer's death? Zubinda voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 में तुरा, मेघालय में हुआ था। वो एक काफ़ी रिस्पेक्टेड और टैलेंटेड फैमिली का हिस्सा थे। जुबिंदा के फादर मोहिनी मोहन बोर ठाकुर सिविल सर्विसेज में थे, लेकिन जब वो ड्यूटी पे नहीं होते थे तब वो अपने गाने के लिरिक्स और पोएम भी लिखा करते थे अंडर हिज पेन नेम कपिल ठाकुर। उनकी मॉम इली बोर ठाकुर एक सिंगर थी और उनकी 2 सिस्टर्स थी, जॉन की और पामी। जॉन की भी एक सिंगर और एक एक्ट्रेसेस थी, बट पामी वॉज द ऑड वन आउट ऑफ द फैमिली क्योंकि शी स्टक टू स्टडीज एंड बिकेम अ ग्रेट ज्योग्राफी प्रोफेसर। जुबिंदा असामीज फोक सॉन्ग्स को मॉडर्न हिप हॉप / R&B के साथ ब्लेंड करके गाते थे, जिससे सिर्फ असम की ओल्ड जनरेशन ही नहीं बल्कि यंग जनरेशन भी रिलेट कर पाती थी। स्कूल से पास आउट होने के बाद जब वो फाइनली कॉलेज में BSc करने लगे, तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट होने वाला था। उन्होंने अपना कॉलेज कोर्स ड्रॉप कर दिया और अपना फोकस पूरी तरीके से म्यूजिक करियर पर शिफ्ट कर दिया था। पर उनका प्रोफेशनल करियर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1992 में हुए एक यूथ फेस्टिवल में अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल जीता। और इस साल उन्होंने अपने म्यूजिक करियर का पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया, जिसमें उन्होंने गाने की आने जैसे सॉन्ग्स फीचर किए थे, जिन्हें उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में लिखा था। 1992 से 1995 के बीच उन्होंने और भी कई असमी सॉन्ग्स एल्बम रिलीज किए थे और सारे के सारे एल्बम्स हिट थे। उनके बढ़ते सक्सेस और पॉपुलैरिटी से ये बात क्लियर थी कि उनके बड़े लीग्स में जाना कंफर्म था। और 1995 में ऐसा ही हुआ जब वो असम से मुंबई चले गए और बॉलीवुड में काम करने लगे। गरिमा जी उस वक्त मुंबई में थी और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। शी वॉज फार अवे फ्रॉम होम एंड उन्हें असम की बहुत याद आती थी। जब भी वो एक मुश्किल समय से गुजर रही होती थी, उन्हें जुबिंदा के गानों से कंफर्ट और होप मिला करता था, जिसके कारण वो उनसे कभी ना मिलने के बावजूद भी प्यार करने लगी थी। सो लाइक एवरी अदर गर्ल ऑब्सेस्ड विद हिम, उन्होंने भी जुबिंदा को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी पूरी फीलिंग्स जाहिर करी। जहां जुबिंदा एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, वहीं गरिमा एक नॉन ब्राह्मण फैमिली से आती थी। पर जुबिंदा को कास्ट या रिलीजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खुद को एक इररिलीजियस पर्सन मानते थे। इस चीज़ के कारण जुबिंदा डिप्रेशन तक में चले गए थे, क्योंकि जनवरी 2002 में उनकी सिस्टर जॉन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एक तरफ उनकी ज़िंदगी का प्यार उनसे दूर जा रहा था और दूसरी तरफ उनकी बहन अब उनके साथ नहीं थी। वो ना अच्छे से काम कर पा रहे थे और ना ही चैन से जी पा रहे थे। उन्होंने अपने लेट सिस्टर की याद में शिशु नाम का एक असमीज एल्बम भी रिलीज़ किया था एंड धीरे धीरे उनकी लाइफ दोबारा ट्रैक पे आने लगी थी, क्योंकि जब सारे ऑड्स के अगेंस्ट 4 फरवरी 2002 को उन्होंने अपनी पार्टनर गरिमा जी के साथ शादी करी, तब सब कुछ उनके लिए ठीक हो गया था। इट वॉज अ मच नीडेड थिंग इन हिज लाइफ, क्योंकि जुबिंदा उस वक्त एक काफ़ी डार्क फेज में चले गए थे अपनी लाइफ के। ये शादी उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि गरिमा जी हमेशा से उनके हर माइलस्टोन और हर फेलियर में उनके साथ देते आई थी। तुमी मोर माथु मोर नाम की फिल्म के साथ अपनी एक्टिंग करियर की उन्होंने शुरुआत भी की थी। उन्होंने असमीज में अवार्ड विनिंग मूवीज़ बनाई और लोगों को रियलाइज़ कराया कि ऐसे कल्चरल मूवीज़ भी देश को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इसके अलावा अब असमीज और हिंदी के साथ साथ वो बंगाली सॉन्ग्स भी कंपोज करने लगे थे और एक मल्टी कल्चरल सेलिब्रिटी बन चुके थे वो। आने वाले सालों में उन्होंने ढेर सारी मूवीज़ की, कॉन्सर्ट्स किए और इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट भी किया। एज ऑफ 5 अक्टूबर
न्यू रिपोर्ट्स इस केस में सामने आई है। जुबिंदा का बैंडमेट शेखर गोस्वामी ने ऐसी चीज रिवील करी है पुलिस के सामने जिससे लोग का शक सही होता नजर आ रहा है। उसने एलेज किया है कि जुबिनगर की डेथ सीजर या ड्राउनिंग से नहीं बल्कि पॉइजनिंग के कारण हुई है। एंड इस पॉइजनिंग को कंस्पायर करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके ही मैनेजर सिद्धार्थ और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू है। जो विटनेस थे उनका भी कहना है कि जुबिन एक काफी अच्छे स्विमर थे, सो चांसेस ऑफ हिम ड्राउनिंग आर नियर जीरो। शेखर ने यह भी बताया है कि श्याम कन्नू और सिद्धार्थ ने जानबूझकर एक फॉरेन वेन्यू चुना था अपने प्लान के लिए, सो दैट जुबिन की डेथ की डिटेल्स वो छुपा सके। सिद्धार्थ पूरे ट्रिप में जुबिन के साथ ही था एंड अकॉर्डिंग टू शेखर काफी सस्पिशियसली बिहेव कर रहा था। जब जुबिन डूब रहे थे और उन्हें सांस नहीं आ रही थी तब सिद्धार्थ को जाबो दे चिल्लाते हुए सुना गया था, विच मीन्स लेट हिम गो। जब उनके मुंह से वाइट फ्रॉथ आ रहा था तब भी सिद्धार्थ ने उसे ये कहकर डिसमिस कर दिया था कि ये तो बस एसिड रिफ्लक्स है, जिसके कारण उन्हें मेडिकल अटेंशन मिलने में देर हो गई थी। यहाँ तक कि श्याम कन्नू ने भी याच में मौजूद सभी लोगों को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया था कि वहाँ के वीडियोस बाहर नहीं जाने चाहिए, जो कि फर्दर क्वेश्चन रेज करते हैं कि वो क्या छुपाना चाह रहे थे। ये वो सारी डिटेल्स हैं जो शेखर गोस्वामी ने पुलिस को बताई है और इन डिटेल्स के बेसिस पर अभी श्याम कन्नू, सिद्धार्थ और जुबिन के बैंड मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद सूनर और लेटर सारे अक्यूज्ड को लीगल रिप्रेजेंटेशन हायर करने ही होंगे, लेकिन ऑल असम्स लॉयर एसोसिएट ने किसी भी अक्यूज्ड को केस लेने के लिए साफ मना कर दिया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऑन अक्टूबर 10 जुबिंदा के ऑर्गन्स की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आ जाएगी और फिर पता चलेगा कि ये एलिगेशंस कितने सच हैं। जिस पेस पर ये केस चल रहा है, आई होप कि जल्द ही सब कुछ हमारे सामने आ जाए। मोरोवर अभी असम पुलिस की स्पेशल टीम इस केस को अपने नंबर 1 प्रायोरिटी में लेके चल रहे हैं और सीएम हेमंत शर्मा ने अश्योर किया है कि अगर स्पेशल टीम फेल होती है तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। एंड विद दैट ये केस अभी भी ऑनगोइंग है।